नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। जरा सोचिए कि एक सुबह आपकी नींद खुले और आपको पता चले कि अब न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न पर किसी प्रकार की अभिव्यक्ति से पहले सरकारी अनुमति जरूरी है। आप बोलेंगे ये भला क्या बात हुई और झट से अपने मोबाइल फ़ोन की ओर कदम बढ़ाएंगे। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार को कोसने के लिए अपनी उंगलियां चलाएंगे। लेकिन ये क्या, आपने एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट टाइप तो कर दिया, लेकिन उसे पोस्ट करने पर बार बार एरर का आइकन आ जाता है। आप टीवी ऑन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऐड आ रहा है, वो भी सरकारी कामकाज और अच्छे दिनों के गुणगान वाला। आपको गुस्सा आएगा और परेशान होकर फ़ोन कॉल लगाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आपकी बोलने की या कुछ भी व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर पहरा लगा दिया गया है, एक तरह का रोक लगा दिया गया है। आप अपने मन से कुछ भी बोल लिख नहीं सकते, ना ही मोदी जी के खिलाफ, ना ही अध्यक्ष जी के खिलाफ या सत्ता से संबंधित किसी और जी के खिलाफ। आप कह रहे होंगे ये कैसी बात कह रहे हैं आज। वर्तमान दौर में ये सारी बातें काल्पनिक है और ऐसा होने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज से 45 बरस पहले कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। उस वक्त को आज़ाद भारत के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। दिल्ली का बहादुर शाह जफर मार्ग रोजाना की तरह टक टक करके चलने वाली टाइपराइटर की आवाज़ से अखबार का दफ्तर गुलजार था। अचानक रात को बिजली चली जाती है, या फिर यूँ कहें काट दी जाती है, ताकि अखबार निकल ही न पाए। वो रात सामान्य से ज़्यादा गर्म था। अगले दिन सवेरा होते होते मौसम और राजनीति दोनों का तापमान चढ़ गया। अन्य सुबहों से काफ़ी भिन्न थी ये सुबह। 8 बजे आकाशवाणी पर समाचारों की जगह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में संदेश सुना। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को दुनिया सो रही थी। तब हिंदुस्तान अपनी नियति से मिलन कर रहा था। कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई का दूसरा नाम बन चुकी थी। उस कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी के उस दौर के 5 साल के भीतर कांग्रेस का सत्ता से साक्षात्कार हुआ। पहली बार दुनिया का लोकतंत्र बना और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए। नेहरू की रहनुमाई में कांग्रेस जीती, लेकिन नियति से हाथ मिलाने के 28 साल बाद 25 जून 1975 को हर एक नौजवान, आम इंसान, न्याय के ईमान, देश के विधान और आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे मनहूस क्षण आया, जब अपनी सत्ता को बचाने के लिए संवैधानिक मान मर्यादा को कुचलते हुए देश पर आपातकाल थोप दिया गया। सभी मूलभूत अधिकार समाप्त कर दिए गए। समाचार पत्र पर पाबंदी लगा दी गई। विपक्षी दलों के प्रमुख नेता नज़रबंद कर दिए गए। सभा, जुलूस, सभी पर रोक लगा दी गई। आपातकाल के दौर की पटकथा 1971 में लिखी गई। वैसे तो आपातकाल 1975 में लगाया गया, लेकिन इसकी पटकथा की शुरुआत 1971 में ही हो गई थी। 1971 में सिर्फ 5वें लोकसभा चुनाव के लिए ही नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए भी जाना जाता है। यह साल इंदिरा गांधी के लिए बेहद अहम था। इस वक्त तक कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी थी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सारे पुराने दोस्त अब उनकी बेटी इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। इंदिरा गांधी अपने एक नए नारे गरीबी हटाओ की बदौलत फिर से सत्ता में आ गई। उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस ने लोकसभा की 545 सीटों में से 352 सीटें जीती। इस तरह 18 मार्च 1971 के दिन इंदिरा गांधी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दिसंबर 1971 में निर्णायक युद्ध के बाद भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्ति दिला दी, लेकिन इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिनिधि राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी का कुछ कारणों से न्यायपालिका से टकराव पुराना था। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, जिसका जिक्र हमने अपने एमआरआई के एक विश्लेषण में विस्तार से किया है, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुब्बा राव के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने 7 बनाम 6 जजों के बहुमत से सुनाए गए फैसले में यह कहा था
कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ भी किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को न तो खत्म किया जा सकता है, न ही इन्हें सीमित किया जा सकता है। गरीबी हटाओ के नारे के दम पर सत्ता में आई इंदिरा गांधी निरंतर बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही थी, जिससे हालात बड़े राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में सामने आने लगे। वर्ष 1974 में गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से शुरू हुआ महंगाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियान बड़े बदलाव की शक्ल ले रहा था। सभी दल एकजुट हो गए थे, जिसमें भारतीय लोकदल, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी समेत कई क्षेत्रीय दल भी शामिल हुए। छात्र युवा आंदोलन के बढ़ते स्वरूप को देखकर और मोरारजी देसाई के अनशन से भयभीत होकर गुजरात विधानसभा को भंग कर नए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की भारी पराजय हुई और गांधीवादी नेता बाबू भाई पटेल के नेतृत्व में पहली जनता सरकार बनी। इसी बदलाव की चिंगारियां बिहार में भी भड़क उठी, जहां अब्दुल गफूर के नेतृत्व वाली कांग्रेस बेबस और लाचार दिख रही थी। तब 1942 की क्रांति का नायक 1975 की युवा क्रांति का जननायक बन चुका था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसले से देश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। इंदिरा गांधी पर अनियमितता के आरोप में राजनारायण द्वारा दायर याचिका पर अदालत ने न केवल इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया, बल्कि उन्हें 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। साथ ही उन पर चुनाव के दौरान भारत सरकार के अधिकारी और अपने निजी सचिव यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाने, स्वामी अवैतानंद को 50,000 घूस देकर रायबरेली से उम्मीदवार बनाने, वायुसेना के विमानों का दुरुपयोग करने, डीएमएसपी की अवैध मदद लेने, मतदाताओं को लुभाने हेतु शराब कंबल आदि बांटने और निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने जैसे तमाम आरोप लगे थे। फैसला वाले दिन इंदिरा गांधी के आवास पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थी, जो भावी राजनीतिक घटनाक्रम की दिशा स्पष्ट कर रही थी। कांग्रेस के जत्थे जस्टिस सिन्हा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अदालती फैसले को CIA की साजिश भी बता रहे थे। शाम तक मंत्रिमंडल ने एक स्वर में उनके इस्तीफे को नकार दिया। भक्ति काल के कवि सूरदास ने क्या खूब लिखा था, मेरे मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। इन पंक्तियों से एक कदम आगे बढ़ते हुए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बड़ुआ ने इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा देकर उस दौर में सियासी चाटुकारिता की किताब में एक नया आयाम जोड़ दिया। 12 जून के बाद समूचा विपक्ष एकजुट हुआ और न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। पूरा विपक्ष राष्ट्रपति भवन के सामने धरना देकर अपना विरोध दर्ज कर रहा था। देश भर के शहर से जुलूस और विरोध प्रदर्शन के गवाह बन चुके थे। 22 जून को दिल्ली में आयोजित रैली को जेपी समेत कई बड़े अन्य नेताओं संबोधित करने वाले थे, लेकिन इस दौर में सत्ताधारी पार्टी इतना भयभीत हो चुकी थी कि उसने कोलकाता दिल्ली के बीच की उड़ान ही निरस्त करा दी, जिससे जेपी आने वाले थे। उन दिनों 1 या 2 उड़ानों का ही संचालन होता था। आखिरकार 25 जून का दिन विरोध सभा के लिए तय हुआ। 25 जून को इंदिरा गांधी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कंडीशनल स्टे दिया गया, जिसके तहत वह प्रधानमंत्री बनी रह सकती थीं, पर मताधिकार छीन लिया गया। इमरजेंसी ऑफ पर्सनल हिस्ट्री किताब के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी की बेटी नमिता भट्टाचार्य जब रैली स्थल की तरफ जा रही थीं, तो उन्हें कुछ दबी दबी सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि यह आवाज़ किसकी है। उसने जवाब दिया कि ये लोगों के कदमों की आवाज़ है। लोकतंत्र खतरे में हो, व्यवस्था कैसी होगी, ये प्रश्न गौण हो जाता है। जब सारा देश जेल खाना बना दिया गया तो फिर और कोई रास्ता नहीं था कि सबको साथ ले। 5 बजते बजते न सिर्फ रामलीला मैदान पूरी तरह से भर चुका था, बल्कि बगल के असफ अली रोड और जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर भी लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा था। लाखों लोगों के जनसैलाब से खचाखच भरा दिल्ली का रामलीला मैदान। महंगाई और भ्रष्टाचार, सत्ता सबकी जिम्मेदार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके घर में है महंगाई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जैसे तमाम नारों से दिल्ली का जनजीवन ठहर सा गया था। मुख्य वक्ता के तौर पर जब जेपी संबोधन के लिए आए, तब काफ़ी देर तक नारेबाजी होती रही। जेपी ने स्पष्ट शब्दों में इंदिरा के इस्तीफे की मांग की और जन समर्थन के अभाव वाली सरकार के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। इस तरह से बिगड़े चाचा भतीजी के संबंध। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के संबंध चाचा और भतीजी वाले थे, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे को जब जेपी ने प्रखरता से उठाना शुरू किया, तो इंदिरा गांधी की एक प्रतिक्रिया से वो संबंध बिगड़ गया।
1 अप्रैल 1974 को भुवनेश्वर में इंदिरा गांधी ने बयान दिया कि जो बड़े पूंजीपतियों के पैसे पर पलते हैं उन्हें भ्रष्टाचार पर बात करने का कोई हक नहीं। कहा जाता है कि इस बयान से जेपी बहुत आहत हुए। इंदिरा के इस बयान के बाद जेपी ने 15-20 दिनों तक कोई काम नहीं किया। खेती और अन्य स्रोतों से होने वाली अपनी आमदनी का विवरण जमा किया और प्रेस को दिया और इंदिरा गांधी को भी भेजा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी की स्थिति नाजुक हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उन्हें पद पर बने रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन समूचा विपक्ष सड़कों पर उतर चुका था। आलोचकों के अनुसार इंदिरा गांधी किसी भी तरह सत्ता में बने रहना चाहती थी और उन्हें अपनी पार्टी में किसी पर भरोसा नहीं था। इस तनावकारी स्थिति से निपटने के लिए वह संवैधानिक रास्ता तलाश करने लगी। इसी तलाश में उनके दिमाग में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे का नाम आया, जो संविधान के अच्छे जानकार थे और परिस्थितियों को आसानी से समझ सकते थे। इंदिरा गांधी ने अपने विशेष सहायक आर.के. धवन को सिद्धार्थ शंकर रे को तुरंत बुलाने के लिए कहा। 25 जून 1975 की सुबह सिद्धार्थ शंकर रे दिल्ली के बंग भवन में अपने कमरे में आराम कर रहे थे। उसी समय फ़ोन की घंटी बजी और आर.के. धवन ने रे को तुरंत प्रधानमंत्री के निवास स्थान 1 सफदरजंग पहुंचने के लिए कहा। इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे से देश में आपातकाल लगाने के लिए संवैधानिक स्थिति को समझना चाहा। सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी से कहा, मुझे संवैधानिक स्थिति समझने का समय दीजिए। इंदिरा गांधी समय देने के लिए राजी हो गई और कहा, जल्द से जल्द वापस आइए। सिद्धार्थ शंकर रे आपातकाल पर संवैधानिक स्थिति को समझकर दोबारा दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे इंदिरा गांधी के निवास स्थान 1 सफदरजंग रोड पहुंचे। यहाँ उन्होंने इंदिरा गांधी को बताया कि आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए संविधान की धारा 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। अपनी इसी सलाह के चलते सिद्धार्थ शंकर रे आपातकाल के सूत्रधार भी माने जाते रहे। 25 जून 1975 की रात 11:45 पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश पर आपातकाल की घोषणा करने वाले सरकारी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और आपातकाल लागू हो गया। रामलीला मैदान में सुबह हुई रैली की खबर देश के लोगों तक न पहुंचे, इसलिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित सभी बड़े अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में काट दी गई। अगले दिन सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन ही छप पाए, क्योंकि उनके प्रिंटिंग प्रेस बहादुर शाह जफर मार्ग पर नहीं थे। गैर कानूनी तरीके से अपनी सत्ता को बचाने के लिए संवैधानिक मान मर्यादा को कुचलते हुए देश पर आपातकाल थोप दिया गया। सभी मूलभूत अधिकार समाप्त कर दिए गए। समाचार पत्र पर भी पाबंदी लगा दी गई। विपक्षी दलों के प्रमुख नेता नज़रबंद कर दिए गए। सभा, जुलूस, प्रदर्शन सभी पर रोक लगा दी गई। राजनीतिक बंदियों की परिवार से मुलाकात तक पर पाबंदी लगा दी गई। अदालतें स्वयं कैद हो चुकी थी, जो जमानत लेने और देने से साफ इनकार कर रही थी। 1 लाख से अधिक राजनेताओं, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी के समय यातनाएं सहनी पड़ी। जेलों से मौत की खबर आ रही थी। वीसा लागू कर बिना वारंट गिरफ्तारी की खुली छूट थी। आपातकाल के दौरान वीसा कानून में कई बार संशोधन भी किए गए। तत्कालीन महाधिवक्ता ने यहाँ तक कह दिया कि आपातकाल के दौरान राज्य किसी को भी गोली मार सकता है, जिसका कोई संवैधानिक प्रतिकार नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने खाली छोड़ा था संपादकीय कॉलम। आपातकाल के उन दिनों में प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया ने भी देश के आम नागरिकों को साथ देने का ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया था। तब की तानाशाह सरकार के आगे उन्होंने भी घुटने टेक दिए थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसका प्रभावशाली रूप से वर्णन करते हुए कहा कि मीडिया तो रेंगने लगी, जबकि उन्हें केवल झुकने को कहा गया था। इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन और मेन स्ट्रीम जैसे कुछ ही मीडिया संस्थान तब अपवाद में थे जिन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध किया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने उस वक्त इमरजेंसी का विरोध करने का नायाब तरीका निकाला। 28 जून 1975 को विरोध स्वरूप इंडियन एक्सप्रेस अखबार का संपादकीय खाली छोड़ दिया गया। सरकार ने अपनी नाराजगी दिखाने के लिए एक्सप्रेस के ऑफिस की 2 दिन के लिए बिजली काट दी। लंदन टाइम्स, डेली टेलीग्राफ, वाशिंगटन पोस्ट, द लॉस एंजलिस टाइम्स के रिपोर्टर्स को देश छोड़ने का आदेश दिया गया। वहीं इकोनॉमिस्ट और गार्जियन अखबार के रिपोर्टर्स ने धमकियां मिलने के बाद देश छोड़ दिया। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के इशारे पर देश में हजारों गिरफ्तारियां हुई। पत्रकारों को परेशान किया गया। फिल्मों पर भी जी भरकर सेंसर की कैंचियां चलाई गई। इन सब के बीच संजय गांधी का 5 सूत्रीय कार्यक्रम भी चल रहा था। इस कार्यक्रम में प्रमुख था वयस्क शिक्षा, दहेज प्रथा का खात्मा, पेड़ लगाना, परिवार नियोजन और जाति प्रथा उन्मूलन। लेकिन बाकी तो कहने के लिए थे। इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा जोर परिवार नियोजन पर था। परिवार नियोजन के लिए अस्पतालों में जबरदस्ती लोगों को पकड़कर नसबंदी कर दी जाती थी। जब बाबूजी बॉबी से जीत गए,
जनता पार्टी के गठन के 10 दिन बाद बाबू जगजीवन राम ने भी केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया। बाबू जगजीवन राम ने दिल्ली में 6 मार्च को विशाल जनसभा को संबोधित करने का ऐलान किया। उनकी जनसभा को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने एक दिलचस्प चाल चली। रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि बाबू जगजीवन राम की जनसभा से भीड़ को दूर करने के लिए कांग्रेस ने ठीक जनसभा के वक्त उस दौर की मशहूर रोमांटिक फिल्म बॉबी का दूरदर्शन पर प्रसारण करवाना तय किया। 1977 में देश में सिर्फ दूरदर्शन ही हुआ करता था और उसका नियंत्रण पूरी तरह से सरकार के हाथों में ही था। आम दिनों में यदि बॉबी फिल्म पर टीवी पर दिखाई जा रही होती तो दिल्ली की लगभग आधी आबादी टीवी स्क्रीन के इर्द गिर्द ही सिमटी रहती, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 10,000 लोगों ने दिल्ली में बाबूजी और जयप्रकाश नारायण को सुना। उस दौर के एक अखबार ने अगले दिन हेडलाइन बनाई कि आज बाबूजी बॉबी से जीत गए। आपातकाल और पीएम मोदी। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता छीनी जा चुकी थी। कई पत्रकारों को मीसा और DIR के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की कोशिश थी कि लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचे। उस कठिन समय में नरेंद्र मोदी और RSS के कुछ प्रचारकों ने सूचना के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उठा ली। इसके लिए उन्होंने अनोखा तरीका अपनाया। संविधान, कानून, कांग्रेस सरकार की ज्यादतियों के बारे में जानकारी देने वाले साहित्य गुजरात से दूसरे राज्यों के लिए जाने वाली ट्रेनों में रखे गए। यह एक जोखिम भरा काम था, क्योंकि रेलवे पुलिस बल को संदिग्ध लोगों को गोली मारने का निर्देश दिया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी और अन्य प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक कारगर रही। जनवरी 1977 में देश में इमरजेंसी लागू हुए 1.5 वर्ष से अधिक समय हो चुका था। इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी को अचानक ऑल इंडिया रेडियो पर लोकसभा चुनाव कराने का निर्णय कर लिया। 16 से 20 मार्च के बीच देश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक हार हुई। इंदिरा और संजय गांधी दोनों ही चुनाव हार गए। 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटा दिया गया और 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 80 के दशक को भारतीय सामाजिक इतिहास में वाटरशेड मूवमेंट कहा जा सकता है। अंग्रेजी के इस शब्द का मतलब है वह क्षण जहां से कोई बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। आज़ादी के बाद जेपी ने सड़क से संसद को डिगाया और छात्र आंदोलन ने देश की सत्ता बदल दी, लेकिन सत्ता बदलने के लिए सत्ता से निकलकर सियासी तिकड़मों का आंदोलन भी देश ने देखा। आपातकाल के काले दिनों को याद करते हुए इसे सिर्फ दुस्वप्न या फिर बुरा सपना भर कहकर इसकी आलोचना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि 25 जून निरंकुश ताकतों के खिलाफ तानाशाही, भ्रष्टाचार, वंशवाद के विरुद्ध संग्राम का दिन है, जिससे सबक लेकर लोकतंत्र की मूल अवधारणा को हम और मजबूत कर सकें। तो आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।